औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने वाले हैं भाई फार्माकोलॉजी के स्लाइड्स। और ये जो स्लाइड है ये इनाम सर ने लिखे हैं और काज़ीपीडिया वाले ने इस स्लाइड्स को कंपाइल किए हुए हैं। तो हमारे पास ये जो चैप्टर है ये है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का चैप्टर। ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले हम ये समझते हैं भाई कि हाइपरटेंशन क्या है। हाइपरटेंशन ओके। तो अगर हम हाइपरटेंशन की बात करें तो हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि बीपी ज़्यादा होना। लेकिन हाइपरटेंशन में ये जो बीपी ज़्यादा होता है ये हमारे पास जो बीपी ज़्यादा होता है लेकिन ये हमारे पास सस्टेन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है लेकिन ये ब्लड प्रेशर लगातार ज़्यादा होगा। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर हम चेक करें और वो तकरीबन 3 डेज़ या 7 डेज़ लगातार उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो पेशेंट है ये हमारे पास हाइपरटेंसिव है। इसमें एक हमारे पास होता है सिस्टोलिक बीपी और एक हमारे पास होता है इसमें डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक बीपी का मतलब ये है कि जब भी हमारे पास हार्ट कंट्रैक्शन करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट में कंट्रैक्ट होगा, उसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर बनेगा वो हमारे पास सिस्टोलिक बीपी होगा। और जो डायस्टोलिक बीपी है, जब हमारे पास हार्ट रिलैक्स करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, उसकी वजह से जो बीपी बनेगा वो डायस्टोलिक बीपी होगा। नॉर्मली बीपी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 120/80। ये जो अपर केस वाला है नंबर, जो अपर केस वाला नंबर है ये सिस्टोलिक बीपी कहलाएगा और ये जो लोअर केस वाला नंबर है ये हमारे पास डायस्टोलिक बीपी कहलाएगा। स्लाइड की तरफ आते हैं। हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंडीशन। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब होता है रिलेटेड टू हार्ट। ये एक ऐसा कंडीशन है जो कि हार्ट के साथ रिलेटेड है। परसिस्टेंस एंड सस्टेन इंक्रीज ब्लड प्रेशर हैज़ डैमेजिंग इफेक्ट ऑन द हार्ट, ब्रेन, किडनी, आई। तो हमारे पास जब सस्टेन लगातार इंक्रीज होगा बीपी में तो हमारे पास हमारे हार्ट को, हमारे ब्रेन को, हमारे किडनी को और हमारे आइज़ को डैमेज कर सकता है। A specific cause of hypertension established in only 5 to 10% of patient। तो हमारे पास हाइपरटेंशन का जो काज है, जो कि अंडरलाइंग काज है, मतलब कोई भी डिजीज़ है, उसकी वजह से जो हाइपरटेंशन होगा वो तकरीबन 5 to 10% पेशेंट में हो सकता है। Patient in whom no specific cause of hypertension are said to have essential or primary hypertension। तो essential या primary hypertension का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी specific cause मालूम नहीं है, कोई भी underlying disease नहीं है, उस hypertension को हम primary hypertension या essential hypertension कहेंगे। दूसरा जो है वो है secondary hypertension। Patient with a specific hypertension etiology are said to have secondary hypertension। secondary hypertension का मतलब ये है कि उस पेशेंट में हमारे पास जो काज है वो मालूम है या अंडरलाइंग डिजीज़ है, उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जेनेटिक फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड एनवायरमेंटल एंड डाइटरी फैक्टर्स is contributing to the development of hypertension। The heritability of essential hypertension is estimated to be 30%। हमारे पास जेनेटिक फैक्टर यानी जीन्स की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। अगर उसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटीज़ है उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, या डाइट की वजह से अगर आप साल्ट बहुत ज़्यादा ले रहे हो तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। जो हेरिडिबिलिटी हाइपरटेंशन है वो हमारे पास तकरीबन 30% लोगों में हो सकता है।
इरिटेबिलिटी का मतलब ये है कि जब पेरेंट्स से अपस्प्रिंग में हाइपरटेंशन आ रहा है, इसका मतलब है इरिटेबिलिटी है, तो 30% हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड प्रेशर। तो बीपी कैटेगरी है, सिस्टोलिक है और डायस्टोलिक है। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन जो अपर केस वाला नंबर है वो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन कहलाएगा, जो लोअर केस वाला नंबर है वो डायस्टोलिक हाइपरटेंशन कहलाएगा। ये सिस्टोलिक है, ये डायस्टोलिक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो 120 से कम होगा सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक 80 से कम होगा। अब अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर एलिवेटेड है या इसे हम प्री हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं, तो उसमें सिस्टोलिक 120 टू 129 के बीच में होगा और डायस्टोलिक 80 से कम होगा। अगर हाई बीपी की बात करें तो इसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 है। स्टेज 1 में सिस्टोलिक हाइपरटेंशन 130 टू 139 होगा और डायस्टोलिक हाइपरटेंशन या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 80 टू 89 होगा। अगर स्टेज 2 की बात करें तो उसमें हमारे पास सिस्टोलिक जो है वो 140 से ग्रेटर होगा और डायस्टोलिक जो है वो 90 से ग्रेटर होगा। हाइपरटेंसिव क्राइसिस की बात करें तो उसमें 180 से सिस्टोलिक ज़्यादा होगा और डायस्टोलिक 120 से ज़्यादा होगा। नॉर्मल रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोलिक इक्वेशन, arterial blood pressure is directly proportional to the product of blood flow, cardiac output, and the resistance to the passage of blood through precapillary artery walls, peripheral vascular resistance। हमारे पास जो हाइड्रोलिक इक्वेशन है ये हमारे पास ये कहता है कि ब्लड प्रेशर बराबर होता है कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस के बराबर होता है। अगर हमारे पास कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा तो हमारे पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है और पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस नॉर्मल है, लेकिन पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस नॉर्मल है लेकिन अगर कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है तो बीपी ज़्यादा होगा। इन द सेम वे, अगर हमारे पास कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है लेकिन अगर पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो अगेन बीपी हमारे पास ज़्यादा होगा। चलो भाई, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन हाइपरटेंशन, कार्डियक आउटपुट एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस। Normal blood pressure is subject to balance between the cardiac output and peripheral vascular resistance। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारे पास कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस के दरमियान एक बैलेंस है। मोस्ट पेशेंट विद हाइपरटेंशन हैव अ नॉर्मल कार्डियक आउटपुट बट अ राइज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। हाइपरटेंशन पेशेंट में अगर कार्डियक आउटपुट नॉर्मल है लेकिन अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उनमें हमारे पास बीपी ज़्यादा होगा। जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कस किया है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज डिटरमिन्ड बाय आर्टरी वॉल्स द वॉल ऑफ विच कंटेन स्मूथ मसल। पेरिफेरल रेजिस्टेंस हम आर्टरी वॉल्स में देखेंगे जिसमें हमारे पास स्मूथ मसल सेल होते हैं। इन सम केसेस ऑफ हाइपरटेंशन द पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज नॉट राइज। The elevation of blood pressure is caused by a rise cardiac output which is related to sympathetic overactivity। अगर हमारे पास पेरिफेरल रेजिस्टेंस नॉर्मल है लेकिन अगर हमारे पास कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है, तो अगर हमारे पास कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा है, और जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो हमारे पास बीपी ज़्यादा होगा। अब इस डायग्राम को आप लोगों ने समझना है। मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ब्लड प्रेशर। ओके भाई, जब भी हमारे पास ब्लड प्रेशर कम होता है तो उस वक्त हमारे पास बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और रास मैकेनिज्म रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो उसकी वजह से हमारे पास वीनस टोन ज़्यादा होगा। मतलब ये है कि हमारे पास जो वेन्स है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। जब वीनस टोन ज़्यादा होगा तो फीलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा। फीलिंग प्रेशर का मतलब ये है कि जब हार्ट में ब्लड आएगा और हार्ट फिल होगा, इसका मतलब फीलिंग प्रेशर है, तो फीलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा।
जब फीलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा, तो हमारे पास बीपी ज़्यादा होगा। इन द सेम में अगर हम ब्लड वॉल्यूम की बात करें तो हमारे पास ये जो सिस्टम्स एक्टिवेट हो रही है, इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा। जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो फीलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा, कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा और बीपी ज़्यादा होगा। चलो भाई, इन द सेम में अगर हम बात करें इस सिस्टम की वजह से अर्ट्रियोल टोन्स मतलब ये है कि हमारे पास आर्टरीज जो है वो कंस्ट्रिक्ट करेंगे। जब आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जब पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो अगेन हमारे पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। और अगर बेरो रिसेप्टर्स और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो उसकी वजह से हार्ट रेट ज़्यादा होगा। जब हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा, अगेन हमारे पास ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। और बेरो रिसेप्टर सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा है, हमारे हार्ट के मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा है, तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगा और उसकी वजह से हमारे पास आर्टीरियल ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। बेरो रिसेप्टर एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, देखो मेरे भाई, बेरो रिसेप्टर आर प्रेशर सेंसर। They are located in the carotid sinus and aortic arch. Their function is to sense blood changes और blood pressure changes. बेरो रिसेप्टर हमारे पास ऐसे रिसेप्टर हैं जो कि हमारे पास कैरोटिड साइनस में लगे हुए हैं और एओर्टिक आर्च पर लगे हुए हैं। ये हमारे पास ब्लड प्रेशर को सेंस करेंगे, ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करेंगे कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या कम है। बेरो रिफ्लेक्स और बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स is a homeostasis mechanism that help to maintain blood pressure nearly constant level. बेरो रिफ्लेक्स या बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि हमारे पास बीपी कम है या ज़्यादा है, उसे नॉर्मल की तरफ लेके आना, इसे हम कहेंगे बेरो रिफ्लेक्स या बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। Homeostasis is a process by which biological systems tend to maintain stability while adjusting to condition. If homeostasis is successful, life continues. If unsuccessful, disaster और डेथ आगा। होमोस्टेसिस एक ऐसा मैकेनिज्म है कि कोई भी प्रोसेस अगर हद से ज़्यादा हो रहा है या हद से कम हो रहा है तो उसे नॉर्मल की तरफ लेके आना, ये होमोस्टेसिस है। अगर होमोस्टेसिस सक्सेसफुल हुआ तो हमारे पास लाइफ कंटिन्यू होगा, वो बंदा जो है सर्वाइव करेगा। अगर होमोस्टेसिस फेल हो गया तो उस बंदे का डेथ हो जाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हैड ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन डिटेल। अब ये जो बेरो रिसेप्टर है, बेरो रिसेप्टर नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक, ये बेरो रिसेप्टर को मैं आप लोगों को डायग्राम से समझाता हूँ। देखो मेरा भाई, यहाँ पर हमारे पास जो है, ये हमारे पास राइट इंटरनल कैरोटिड है, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड है, राइट एक्सटर्नल कैरोटिड और लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड। यानी हमारे पास राइट कैरोटिड और लेफ्ट कैरोटिड के दरमियान कैरोटिड साइनस लगा हुआ है, यहाँ पर बेरो रिसेप्टर होते हैं। और जो कैरोटिड साइनस है उसे उसे क्रेनियल नर्व नंबर 9 यानी ग्लोसोपेरेंजियल नर्व ने कैरोटिड साइनस को सप्लाई किया हुआ है। और जो एवोटिक आर्च है, एवोटिक आर्च, असेंडिंग एवोटा और डिसेंडिंग एवोटा, असेंडिंग एवोटा और डिसेंडिंग एवोटा के दरमियान में जो है ये एवोटिक आर्च है, और उसे सप्लाई किया हुआ है क्रेनियल नर्व नंबर 10 ने, जिसे हम वेगस नर्व का नाम देते हैं, ठीक है। और फिर ये जो कैरोटिड साइनस है और एवोटिक आर्च, इस पे इन दोनों पे बेरो रिसेप्टर है। और फिर ये जो है ये हमारे पास कनेक्टेड है हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है मेडुला एब्लोंगेटा के साथ, और फिर मेडुला एब्लोंगेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। तो हमारे पास बीपी कम या ज़्यादा, कैरोटिड साइनस एवोटिक आर्च पे जो बेरो रिसेप्टर लगे हुए हैं वो डिटेक्ट करेंगे और उस हिसाब से हमारे पास बीपी को मेंटेन करेंगे।